हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। और गाइस, अब आज का जो टॉपिक होने वाला है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर नेशनल प्रोग्राम कौन कौन से चलाए गए हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम आता है उसका नाम है नेशनल फैमिली प्रोग्राम। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में क्या है क्या नहीं है बात को समझते हैं। इन इंडिया इज वाज स्टार्टेड 1952। तो गाइस, ये जो 1952 में इंडिया में स्टार्ट हो गया था। MPCHO 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। दैट टाइम इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री इन द डेवलपिंग वर्ल्ड टू स्टार्ट ए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो गाइस, सबसे पहले इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कि इसको शुरू किया। इस प्रोग्राम को सबसे पहले इंडिया में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके बाद मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम टू रिड्यूस द बर्थ रेट टू एक्सटेंड नेसेसरी टू स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन। तो गाइस, इसमें इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बर्थ को, जो कि जन्म को रिड्यूस करना है और पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। क्योंकि आज़ादी के बाद में आज़ादी के टाइम तक तो पॉपुलेशन ठीक थी, लेकिन आज़ादी के बाद में एकदम से पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। तो उसके बारे में इसमें फैमिली प्लानिंग में ये किया गया है। तो 1977 में प्रोग्राम का जो नाम था उसको चेंज कर दिया गया और उसका नाम नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया। इसके बाद में 1976-1977 में फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी वाज लॉन्च इन इंडिया। तो जो फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी थी वो लॉन्च हो गई 1976-1977 में। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड 1953। तो गाइज, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में ही स्टार्ट हो गया था। देख सकते हो 1953 में स्टार्ट हो गया था। इट वाज बेस्ट ऑफ इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग द DDT 1 ग्राम पर सरफेस एरिया ट्विस ईयर। तो साल में 2 बार इस DDT का स्प्रे किया, DDT का स्प्रे किया जाता है 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज रोल आउट 1958। तो यह रोल आउट हो गया था 1958 में। और गवर्नमेंट अनाउंस ए न्यू प्रोग्राम नेशनल मलेरिया एडिकेशन प्रोग्राम। तो जो नेशनल मलेरिया एडिकेशन प्रोग्राम हुआ उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम इन 1999 में। वो भी किसमें? इंडिया गवर्नमेंट ने। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिया गवर्नमेंट ने 1999 में जो नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम था उसको नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। गाइस, इसके बाद नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो यह इंडिया में 1955 में शुरू हुआ और इट वाज इंटीग्रेटेड द अर्बन मलेरिया स्कीम इन जून 1978 में। तो जो अर्बन मलेरिया स्कीम है वो 1978 में आ चुकी थी। फाइलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटेजी में क्या करना था? एंटी लार्वा ऑपरेशन, तो उनके लार्वाओं को मारना था। सोर्स रिडक्शन, उसके सोर्सों को कम करना था। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड माइक्रो फाइलिया कैरियर्स, जो उनके कैरियर होते थे उनको डिफ्लेक्ट करना था और उसके साथ में उनका ट्रीटमेंट करना था। डिटेक्शन करना था, उनको ढूंढना था कि ऐसे कौन कौन से कैरियर हैं इसके फैला रहे हैं माइक्रोफिलेरिया को। मोरबिडिटी मैनेजमेंट एंड हाई, ये कंट्रोल प्रोग्राम है मोरबिडिटी एंड मैनेजमेंट IEC का। तो ये फाइलेरिया के लिए ये प्रोग्राम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि 1955 में स्टार्ट हुआ। एक 1983 में कन्वर्ट हो गया कौन सा? नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। वही देखो 1983 में ये क्या हो गया? चेंज कर दिया गया इसका नाम नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम में। इन 1982 में MDT थेरेपी इंक्लूड थी इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर 1982 में MDT थेरेपी इंक्लूड थी। जो मोस्ट कॉमन ड्रग होती है इन MDT थेरेपी में उसका नाम डेप्सोन होता है।
जब तो इससे ये भी है क्वेश्चन कि डेप्सोन किसका मोस्ट कॉमन ड्रग है एमडीटी थेरेपी, तो लेप्रोसी इसमें आता है, या फिर लेप्रोसी में कौन सी ड्रग मोस्ट कॉमन दी जाती है एमडीटी थेरेपी में, तो डेप्सोन इसका आंसर होता है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का ये एनटीसीपी प्रोग्राम जो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1962 में स्टार्ट हुआ। इट वाज स्टार्टेड द प्रिवेंशन ऑफ, यह ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी हम बोलते हैं उसको प्रिवेंशन के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया 1962 में। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड जिसको कि हम RNTCP बोलते हैं, WHO ने डिक्लेयर कर दिया इसको ग्लोबल इमरजेंसी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1993 के अंदर। 1993 में WHO आए भैया, उन्होंने बोला कि इसको ग्लोबल इमरजेंसी हम घोषित करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को 1993 के अंदर। तो इन इंडिया RNTCP वाज स्टार्टेड 1997। ठीक है गाइस, इस अगर पूछेगा वो RNTCP कब स्टार्ट हुई तो बताना है 1997। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की स्ट्रेटजी इंडिया में 1992 में आई। ठीक है, 1987 में वर्ल्ड में हो चुकी थी। इन इंडिया इज वार्ड फॉर्मुलेटेड 1987 एंड स्टार्ट, अच्छा ये आ तो चुका था 1987 में, लेकिन इंडिया ने स्टार्ट किया इसको 1992 में। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या थी कि टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ HIV इन्फेक्शन। अब इनको क्या करना था, HIV इन्फेक्शन को रोकना था। टू strength India's capacity to respond to HIV एड्स लॉन्ग टर्म बेसिस। इसके बाद आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जिसको कि हम नाको बोलते हैं, और CHO गुजरात में ये जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। नाको इज नेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी ऑफ HIV और एड्स। HIV और एड्स को मॉनिटर करने वाली ये एजेंसी है नाको जिसको बोलते हैं। इसका हेड क्वार्टर गाइस न्यू दिल्ली में है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नाको कहाँ पर है तो बोल देना भाई हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ICTS इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर इज ए सेंटर फॉर एड्स पेशेंट। ICTC जो होता है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, इट इज़ अ सेंटर ऑफ एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है और टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं ये ICTC। सुरक्षा क्लिनिक, बात कर लेते हैं सुरक्षा क्लिनिक की। सुरक्षा क्लिनिक का क्वेश्चन गाइस राजस्थान NHM स्टाफ नर्स CHO 2024 में पूछा गया था। तो बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। इट इज रनिंग अंडर नाको वेरियस किट सप्लाइड विद पर्टिकुलर कलर कोडिंग अंडर द प्रोग्राम ऑफ STD एंड RTI फॉलोइंग्स। तो किट 1, जो किट 1 होता है वो ग्रे कलर का होता है, यूरेथ्रल एनोरेक्टल डिस्चार्ज एंड कैविटीज। किट 2 ग्रीन कलर ऑफ वेजाइनिटिस। जो किट 2 होता है वो ग्रीन कलर का होता है और किसके लिए होता है वो वेजाइना की इन्फ्लामेशन वाली बीमारियों के लिए किट 2 होता है। अब किट 3 जो होता है वाइट कलर का होता है फॉर जेनाइटल अल्सर। तो गाइस इसमें किट 3, किट 4, किट 5 ये तीनों के कलर वाइट, ब्लू, रेड, लेकिन ये होते हैं किसके लिए, जेनाइटल अल्सर के लिए। इसके बाद किट 6 है जो कि येलो कलर का आता है फॉर लोअर एब्डोमेन पेन। किट 7 ब्लैक कलर फॉर स्क्रोटल स्वेलिंग। गाइस इसके बाद में इसके बाद में जो अगला प्रोग्राम है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, NPCB इसको बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। नेशनल प्रोग्राम ऑफ ब्लाइंडनेस वाज लॉन्च्ड इन 1976 में इसको लॉन्च किया गया। मेजर कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कैटारेक्ट है जो कि 62.60% है। सेकेंड मोस्ट कोज ऑफ ब्लाइंडनेस रिफ्रैक्टिव एरर्स। सेकेंड मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस का है
वो रिफ्रैक्टिव एरर्स का है। इसके बाद का प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूआईपी क्या होता है? इट वाज स्टार्टेड इन 1974 में। इसको जो स्टार्ट किया गया 1974 में एज प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ग्लोबली एंड इन इंडिया इज वाट। लेकिन यह ग्लोबल में तो 1974 में आ गया था, लेकिन इंडिया ने इसको स्टार्ट किया 1978 में एज एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको बोला गया ईपीआई फॉर प्रिवेंशन ऑफ 6 वीक। पहले 6 डिजीज के लिए चलाया गया था, जिसमें से क्या क्या नाम था? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स। ये 6 बीमारियों के लिए ईपीआई चलाया गया था 1978 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के दौरान। एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ईपीआई जिसको बोलते हैं 1978 में स्टार्ट हुआ। 1974 में पूरे वर्ल्ड में आया था। उसके बाद में 1978 में इंडिया ने इसको चालू किया। इसमें 6 बीमारी थी: डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स। बस यही बीमारी है, तो इनके अंदर हमें स्टार्ट करना है क्या? ईपीआई। देन इन 1985 में ईपीआई का नाम चेंज कर दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको कि हम यूआईपी बोलते हैं, एज पार्ट ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड मदरहुड। ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है यूआईपी, ये सिम्स का प्रोग्राम का पार्ट था। किसका? CSSM प्रोग्राम। लेटर RCH एंड नाउ presently UIP running under the part of नेशनल रूरल हेल्थ। NRHM के अंदर ये 2005 में आया था NRHM। यह पार्ट इसके अंदर इंक्लूड है। NRHM के प्रोग्राम के अंदर इसको अब इंक्लूड कर दिया गया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो अब इसमें 12 जो मेडिसिन है, जो 12 वैक्सीन है, जो कि यूपीआई के अंदर भी इंक्लूड थी, सारी ये यूपीआई के अंदर ही आती है। लेकिन इसको चलाता कौन है? अब NRHM 2005 से। तो उसने 6 और ऐड कर दिए, तो 12 कर दिए। 12 करके कौन कौन से उनमें से? ट्यूबरकुलोसिस, पर्टूसिस, वुफिन कब बोलते हैं हम पर्टूसिस को, और 3 है पोलियोमिलाइटिस, जिसको बोलते हैं पोलियो। और उसके बाद में चौथी है हेपेटाइटिस बी, और 5वीं है रूबेला, और 6ठी है निमोनिया, जिसको हम हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बोलते हैं। ये निमोनियाकोकल डिजीज, निमोनियाकोकल निमोनियाई एंड मेनिंजाइटिस। 8वें नंबर पर डिप्थीरिया, 9वें नंबर पर टिटनस, 10वें पे मीजल्स, 11वें पे डायरिया जो कि रोटा वायरस करवाता है, 12 पे जापानीज एंसेफेलाइटिस। गाइस ये जो डायरिया की जो रोटा वायरस है, इसका ही नाम रोटा वैक्सीन भी होती है, जो कि ओरल दी जाती है। बच्चों को 5 ड्रॉप देनी होती है। ये डायरिया कराती है और ये इंटू सब्सक्रिप्शन में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। ठीक है भाई। इसके बाद में आ जाते हैं प्रोग्राम पे कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में कब आया? तो 1995 में आया भाई ये। द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया दिसंबर 1995 में। अंडर दिस प्रोग्राम ओरल पोलियो वैक्सीन। अब भाई इसमें क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन आई, और जो कि किसके लिए आई? 0 से 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए ओरली देनी है। 5 बूंद देनी है, नहीं देनी है 5 बूंद, ध्यान रखना। 5 बूंद रोटा वायरस में देनी है, ठीक है। जिसको भी देनी है 5 रोटा वाली वैक्सीन देनी है 5 बूंद। ये बूंद ड्रॉप देनी होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये ड्रॉप का, तो 2 बूंद देनी होती है इसमें, तो याद रहेगा 2 बूंद जिंदगी की। जो अमिताभ बच्चन जी हमारे बहुत ऐड किया करते थे इसका कि पल्स पोलियो ईयर्स चिल्ड्रंस। तो ये 0 से 5 साल के लिए चलेगी। पहले ये प्रोग्राम जो था वो 3 साल तक के बच्चों के लिए था, लेकिन बाद में इसको चेंज किया और इसको 5 ईयर्स तक कर दिया गया। इसके बाद में था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो RCH प्रोग्राम जो होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसमें फैमिली प्लानिंग आता है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM प्रोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय RCH प्रोग्राम
इन 1997 में। जो RSCH प्रोग्राम था उसी को चेंज करके क्या कर दिया गया, CSSM प्रोग्राम। अब इसके बाद में RCH प्रोग्राम फर्स्ट और RCH प्रोग्राम सेकंड जो प्रोग्राम स्टार्ट किया 1997 में और ये किया गया 2005 में, वो भी कब, अप्रैल में। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ STD एंड एड्स। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स तो आपको पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और इसमें बेसिक सर्विस वो जो होती है पूछता है, ये क्वेश्चन यहीं से आता है भाई, बहुत बार आ चुका है यहाँ पर, यहीं से क्वेश्चन आता है। बेसिक सर्विस ऑफ RCH प्रोग्राम, जो RCH प्रोग्राम उसकी बेसिक सर्विस क्या होती है। CSSM इम्यूनाइजेशन, इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, ड्रग इक्विपमेंट्स किट्स, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, 24 आवर डिलीवरी सर्विस, PSC CSC, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, oral rehydration therapy, acute respiratory disease control, prevention and control vitamin A deficiency in children, prevention and control anemia in children। गाइज आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि RCH प्रोग्राम में सम्मिलित है या फिर सम्मिलित नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनता है और आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम IMNCI प्रोग्राम की। IMNCI प्रोग्राम इन इंडिया में जो आया 2003 में आया, IMNCI प्रोग्राम। इसका नाम था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट ऑफ मेजर कोज ऑफ न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड मोर्बिडिटी मोर्टिलिटी। तो इसमें क्या करना था, मेजर कोज न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड मोर्बिडिटी, जो कि उनकी जब बच्चों की जो मृत्यु होती है उसको चाइल्डहुड मोर्बिडिटी बोलते हैं, और मोर्टिलिटी। ठीक है गाइस, जन्म और मृत्यु तक और न्यूनेटल का। ठीक है, तो इसमें कोज ऑफ न्यूनेटल में होने वाले कोज, चाइल्डहुड मोर्बिडिटी, बच्चों में जन्मजात जो भी होता है वो मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी, ये मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब इसी में आएगा IMNCI में। IMNCI स्ट्रेटेजी वन द मेन इंटरवेंशन अंडर RCH प्रोग्राम NRHM। IMNCI कलर कोडिंग, जो IMNCI की कलर कोडिंग है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आया था। और राजस्थान NHM स्टाफ नर्स और CHO 2024 में। इट इज़ बेस्ट टू CBIT, वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट है। CGS 2018 में भी आया है। तो IMNCI में जो कलर कोडिंग होती है वहाँ से ये क्वेश्चन है कि पिंक कलर जो होता है वो किसके लिए होता है, तो वो रेफर होता है, रेफर टू CSC हॉस्पिटल। पिंक कलर उसके लिए यूज में होता है। येलो कलर हम देते हैं जैसे कि IMNCI में ट्रीटमेंट ऑफ OPD बेसिस पे, तो हम उसे PSC पे OPD बेसिस पे येलो कलर का मतलब है उसको इलाज वहीं पर करना होगा। और ग्रीन कलर का मतलब होता है ट्रीटमेंट एट होम, कि हम उसको उसका ट्रीटमेंट उसके घर पे भी हो सकता है, उसको हम जाने की सलाह भी दे सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ IMNCI, अब IMNCI की कंपोनेंट क्या क्या है। इम्प्रूव हेल्थ वर्कर स्किल, देखो हेल्थ वर्करों की स्किल को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा गाइस। कंपोनेंट ऑफ IMNCI ये तीनों दे देगा और इसके साथ में एक और दे देगा 4, उसके बाद आपका काम खत्म। यहाँ से क्वेश्चन बचता है इम्प्रूव हेल्थ वर्किंग स्किल, ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है हेल्थ वर्कर की स्किल को, इम्प्रूव करता है हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को, इम्प्रूव करता है फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। ये है कंपोनेंट ऑफ IMNCI की। अब इसके बाद में हेल्थ प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव कंपोनेंट्स ऑफ IMNCI, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो, इम्यूनाइजेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग है, विटामिन E और आयरन सप्लीमेंट है। ठीक है गाइस, तो एक तो इम्यूनाइजेशन करेंगे तो पूरे तो टीके बच्चों को लगने चाहिए,
तो उससे उनकी इम्यूनिटी ठीक होगी तो मोर्टिलिटी कम होगी। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग उनको करवाना है ताकि उनको अच्छे से न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके। न्यूट्रिशनल की उनको काउंसलिंग करनी है। उसके बाद विटामिन ए की उसको सप्लीमेंट देनी है ताकि कोई आँखों से होने वाली दिक्कत या फिर विटामिन ए से होने वाली प्रॉब्लम उसको आए नहीं। और आयरन सप्लीमेंट देना ताकि उसका खून एनीमिया की उसको दिक्कत ना हो। बस यही प्रोग्राम इसमें करने होते हैं। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ हेलमिंथिक इन्फेक्शन, जैसे कि हमें डीवार्मिंग के लिए हमें एल्बेंडाजोल और ये जो प्रोग्राम चलते हैं वो करो। टारगेट ग्रुप जो चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो 5 साल तक के इसमें देखे जाते हैं। डिजीज आर प्रिवेंटेड अंडर IMNCI। अब इसमें देखो आपको क्वेश्चन देखो आप इसका कितनी बार आ चुका है। एम्स में आ चुका है, PGGI में आ चुका है, DSSB में आ चुका है और CHO ESIC 2018-19। यहाँ से डिजीज और प्रिवेंटेड अंडर IMNCI कौन कौन सी डिजीज आती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज ARDS और निमोनिया जिसको बोलते हैं, डायरिया, मीजल्स, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, प्री टर्म बेबीज, सेप्सिस। तो गाइज ये जो डिजीज़ है वो IMNCI के अंदर आती है। इन पर जो डिजीज़ पर काम किया जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी ARDS जिसको बोलते हैं, निमोनिया हो जाए अगर तो, और डायरिया। गाइस ये सब जानलेवा बीमारी है बच्चों के लिए, इसलिए इन पे फोकस किया गया था इन प्रोग्रामों के अंदर, क्योंकि यही बीमारियां हैं जो मोटिलिटी मतलब उनका मेन जो फोकस था वो बच्चों की स्वास्थ्य से लेकर था कि उनको उनकी मोर्बिडिटी और मोर्डिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो उसको लेकर उनका एक मेन फोकस था। तो ये बीमारियां जितनी भी हैं ये बहुत डेंजरस बीमारियां थी, इसलिए उन्होंने इन बीमारियों को पकड़ा। साथ में देखो उन्होंने माल न्यूट्रिशन को भी लिया है, प्रीटर्म बेबीज के सेप्सिस को भी लिया है। कहीं बाद में हम सब कुछ सही कर दे पता चले कि सेप्सिस से मर गया, तो इन्फेक्शन भी देखा है। तो गाइज ये थी इनकी लाइनें। इसके बाद में बात करते हैं अब होम बेस्ड बोर्न केयर। ये क्या होता है गाइज, देखो होम बेस्ड न्यू बोर्न केयर जब भी घर पे या फिर अस्पताल में जो डिलीवरियाँ होती है उसके बाद भी हम जब हमारी छुट्टी हो जाती है तो हम क्या करेंगे, कैसे केयर करेंगे, उनके बारे में हमें आज पढ़ना है इसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द HBNC प्रोग्राम 2011। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने यह लॉन्च किया कब, 2011 में, विद द पर्पज। इसका पर्पज था कि इम्प्रूविंग कम्युनिटी न्यू बोर्न केयर प्रैक्टिस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ नियोनेटल इलनेस एंड अप्रोप्रिएट रेफरल थ्रू होम विजिट बाय आशा वर्कर। ठीक है गाइस, इनमें क्या था, कम्युनिटी में जब भी कोई बच्चा नया होता है तो उनकी अर्ली डिटेक्शन न्यूनेटल इलनेस जो कि यार ये बीमार होने वाला है तो उसके अर्ली कैसे हमें तुरंत पता चलेगा कि वहाँ उसका बच्चा बीमार है, उसका बच्चा बीमार है। तो इसका काम आशा वर्कर को सौंपा कि आप आशा जी जाइए 6 दिन 7 दिन की आप विजिट करिए और हमें बताइए किसका बच्चा ठीक है कि नहीं, आप पूछ के आइए, सबका पता करिए। अब आशा बहन जी बोली कि मुझे डे बता दो, तो आशा को बताया कि जब भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तब आपको 6 दिन जाना है। उन्होंने बोला 6 दिन कब कब जाना है बता दो, मतलब 6 बार जाना है, 6 दिन नहीं 6 बार जाना है विजिट। तो डे 3 जब उसकी छुट्टी हो जाएगी, जब वो अस्पताल से घर आएगी तो आपको सबसे पहले तीसरे दिन जाना है, क्योंकि 3 दिन में
सरकारी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो एक तो आप उस दिन जाओगी, ठीक है, उसके बाद 7वें दिन जाओगी, फिर 14वें दिन जाओगी, फिर 21 दिन बाद जाओगी, फिर 28, फिर 42। तो कितने दिन हो गए? 3, 7, 14, 21, 28, 42, ये याद रखना गाइस। और 7 विजिट जो कि अगर उसकी डिलीवरी घर पे ही होती है तो एक तो जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन जाना ही जाना है, फिर उसके बाद वापस 3, 7, 14, 21, 28, 42। तो ये 7 विजिट हो गई। अस्पताल में होती है तो तीसरे दिन, और घर पे होती है तो फर्स्ट दिन से। ये विजिट हो गई गाइज। अब इसमें क्या होगा कि आशा को पर विजिट के 250 रुपये मिलते हैं। तो आशा ने अगर 7 विजिट करी तो 250 इंटू 7 विजिट, 250 इंटू 6 विजिट, इतना उसको पैसा मिलता है। इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान लॉन्च इन इंडिया 2014। तो इंडिया ने न्यू बोर्न एक्शन प्लान लॉन्च करा 2014 में। अब फैसिलिटी बेस्ड न्यू बोर्न केयर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन इंडिया दिस प्रोग्राम आल्सो लॉन्च्ड इन 2011, क्योंकि 2011 में इसको लॉन्च किया है इंडिया ने। दिस इज बेस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर फॉर वेरी सिक न्यूबॉर्न। जो वेरी सिक मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बीमार बच्चा है, न्यूबॉर्न बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, उस बेबी को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जिसको कि हम SNCU बोलते हैं, एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटल शुड हैव SNCU। तो जब जहाँ भी सभी जगह डिस्ट्रिक्ट में ये टर्सरी केयर हॉस्पिटल शुड हैव मतलब प्रेजेंट है SNCU। इसके बाद आ गए ICDS प्रोग्राम। अब ICDS प्रोग्राम जो आया है 1975 में आया है इंडिया में, जो इसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये 1975 में स्टार्ट कर दिया गया था। ICDS के बेनिफिट्स क्या है? देखो, फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि ICDS प्रोग्राम कब स्टार्ट किया? 1975 में। ठीक है, प्री स्कूलर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर एडोलसेंट गर्ल 11 से 18 ईयर्स की, प्रेग्नेंट हो या लैक्टिंग मदर हो। लैक्टिंग मदर का मतलब जो डिलीवरी हो चुकी है, दूध पिला रही है अपने बच्चे को, वो वाली माता। ठीक है, हार्ट ऑफ ICDS सिस्टम। जो हार्ट ऑफ ICDS सिस्टम, ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर को ही ICDS सिस्टम का हार्ट माना जाता है। जो एक आंगनबाड़ी सेंटर पर 300 से 800 पॉपुलेशन इन ट्रिबल एरिया, एक आंगनबाड़ी 300 से 800 पॉपुलेशन को कवर करती है, एक आंगनबाड़ी सेंटर। ठीक है, एक मिनी आंगनबाड़ी सेंटर 150 से 300 पॉपुलेशन को कवर करती है। तो गाइस आपसे क्वेश्चन वो मिनी आंगनबाड़ी पूछ सकता है कि एक मिनी आंगनबाड़ी सेंटर 150 से 300 पॉपुलेशन पर प्रेजेंट होता है। आंगनबाड़ी वर्कर आर वर्किंग अंडर ICDS प्रोग्राम। जो आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं वो ICDS प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं। ईच आंगनबाड़ी वर्कर कवर है पॉपुलेशन। जब भी आंगनबाड़ी वर्कर होता है वो 1000 पॉपुलेशन को टच करता है। मुखिया सेविकास आर वर्किंग अंडर आंगनबाड़ी वर्कर। मुख्य सेविकास आर वर्किंग अंडर वर्कर। एलिमेंट ऑफ ICDS। अब एलिमेंट्स क्या है ICDS के कि इम्यूनाइजेशन करना है, हेल्थ सर्वे करनी है, स्पेशलाइज्ड सर्विस देनी है, सप्लीमेंट्री फूड देने हैं, लैक्टिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर एंड 6 साल से कम ईयर के बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड देना है, और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन।
तो ये गाइस ये सारे काम आंगनबाड़ी के हैं कि आंगनबाड़ी में जो क्या काम होते हैं वो ध्यान रखना। सर्विस अंडर ICDS त्रिपुरा CHO 2022 में इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ICDS स्कीम्स ऑफर्स ए पैकेज ऑफ 6 सर्विस। कौन कौन सी? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या देती है आपको? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बच्चों को खाने के लिए जो पैकेट मिलते हैं आंगनबाड़ी में वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कि दलिया, दाल, चावल, ऐसी चीज़ें मिलती है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। प्री स्कूलर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो वहाँ पर जो बच्चों को पहले प्री स्कूलर में जो शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है, जैसे ड्राइंग भरना या क्यूब स्क्यूब जमाना, ये बच्चों के छोटे मोटे गेम इसमें चलते रहते हैं। न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन उसमें दी जाती है, इम्यूनाइजेशन उसमें किया जाता है, हेल्थ चेकअप की जाती है और रेफरल सर्विस की जाती है। ठीक है गाइस। अंडर 5 क्लिनिक में से बहुत क्वेश्चन आता है। इन इंडिया इट वाज स्टार्टेड अंडर 5 क्लिनिक 1978 में। ये किसके लिए किया गया है? 0 से 5 साल के बच्चों के लिए। नोट सेट 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है गाइज कि इन इंडिया 1978 में इसको स्टार्ट हुआ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 का मतलब 0 से 5 साल के बच्चे। सिंबल्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिकल, तो इसमें ट्राइएंगल इन्होंने बनाया हुआ है। अगर आपसे पूछ लेता है कि ये किसका सिंबल्स है तो ये ट्राइएंगल जो होता है वो अंडर 5 क्लिनिक का सिंबल्स। इनर रेड कलर ट्राइएंगल इज सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो अंदर की तरफ जो रेड कलर होता है वो ट्राइएंगल में वो सिंबल्स होता है फैमिली प्लानिंग के लिए। 2000 एम्स दिल्ली 2019 में फेवरेट क्वेश्चन है गाइस ये अंडर 5 क्लिनिक का। अब आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए अंडर 5 क्लिनिक इट हैज़ 5 मेजर कंपोनेंट। इसके 5 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? केयर ऑफ इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी की केयर करना, प्रिवेंटिव केयर, ग्रोथ मॉनिटरिंग, फैमिली प्लानिंग जो कि रेड कलर बीच में होता है ये फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन। अब देखो ये जो ऊपर वाला भाग है इसमें केयर ऑफ इलनेस, ठीक है। इसके बाद ये है प्रिवेंटिव केयर, ये है ग्रोथ मॉनिटरिंग और ये है बीच का फैमिली प्लानिंग रेड कलर का और हेल्थ एजुकेशन। तो गाइस ये जो बीच में है ना फैमिली प्लानिंग रेड कलर का है, इसलिए इसको बार बार पूछते हैं वो लोग कि फैमिली प्लानिंग के लिए आपको वो कुछ भी दे सकता है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003, जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज है वो 2003 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका नाम होता है NVBDCP, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003। 6 डिजीज आर कवर्ड, इस प्रोग्राम में कितनी डिजीज कवर करी? 6। इसकी ट्रिक है कि KFC वर्सेज MDG, मतलब काला जार, फाइलेरियासिस, चिकनगुनिया KFC, मलेरिया, डेंगू, जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये MDG हो गया। दिस डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। अब कौन कौन सी बीमारी है जो कि एडिस मॉस्किटो के द्वारा फैलती है? तो गाइस इसमें डेंगू फीवर है, येलो फीवर है, चिकनगुनिया है, वेस्ट नील फीवर, एस्टर्न इक्यून एनसेफेलाइटिस, जीका वायरस। अब गाइस आपने सभी नाम सुन रखे हैं, वो आपको क्वेश्चन देगा कि एडिस मॉस्किटो से कौन सी बीमारी होती है या नहीं होती है।
या फिर कौन कौन सी होती है। तो आपको साथ में ऑप्शन देगा वो, क्योंकि आपने डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका वायरस ये सब सुन रखे हैं, लेकिन ये जो दो नाम हैं, वेस्ट नीले फीवर और ईस्टर्न एक्यूट एन्सेफेलाइटिस, ये नाम बहुत लोगों ने सुन रखे हैं लेकिन भूल जाते हैं। एक जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तब भूल जाते हैं। तो वेस्ट नील फीवर और ईस्टर्न एक्यूट एन्सेफेलाइटिस, इनको ज़रूर ध्यान रखना। वो ऑप्शन में डाल के इनको पूछेगा और आप इन्हीं को टिक कर दोगे कि इससे नहीं होता है। ठीक है। नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, ये इसको लॉन्च किया 1954 में। इसका मकसद क्या था, पढ़ लेते हैं। टू प्रोवाइड सेफ वाटर सप्लाई, तो एक तो देखो आपको सेफ पानी देना है, तो इसमें क्या करना था कि सेफ पानी, साफ पानी प्रोवाइड करवाना है। किसको, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन को, कंट्री में, देश में। इनका टारगेट था कि 100 रूरल और अर्बन वाटर सप्लाई, 50% अर्बन सैनिटेशन एंड 25% रूरल सैनिटेशन, क्योंकि गांव में तो वैसे ही साफ़ सफाई होती है, यह शहरी इलाकों में ज़्यादा गंदगी होती है, तो यहाँ 50% इसलिए दिया गया है। अकॉर्डिंग टू ARWSP, ए प्रॉब्लम विलेज हैज़ बीन डिफाइंड एज, according to ARWSP, a problem village has been defined where no source of water, safe water is available within distance 1.6 kilometer and 15 meter deep, where source is excess sanitary, iron, फ्लोराइड्स एंड अदर टॉक्सिक एलिमेंट। तो मतलब जो पानी के अंदर जो आयरन, फ्लोराइड्स ये आते हैं टॉक्सिक पदार्थ, इनको रोकना था। वेयर वाटर इज एक्सपोर्ट टू द रिस्क ऑफ कोलेरा, तो इसके द्वारा होने वाले कोलेरा के रिस्क को बचाने के लिए यह किया गया था। अब सुमन स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। इस सुमन स्कीम क्या है, कब आई, क्यों आई, कैसे आई, बात कर लेते हैं। कि इसका नाम पहले क्या था, सुरक्षित मातृ आश्वासन सुमन स्कीम, अदर नेम, अच्छा इसका दूसरा नाम है सुमन का सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के हिसाब से। लॉन्च कब हुई, 10 अक्टूबर 2019 को। इसका एम क्या था कि टू अचीव जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ इन कंट्री। प्रिवेंटेबल मैटरनल, भैया माँ को बचाना है और बच्चे की मृत्यु को बचाना है इस कंट्री में। तो सुमन प्रोमोटिव सेफ प्रेगनेंसी सुमन क्या करती है, एक सेफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर विद रेस्पेक्ट एंड डिजिनिटी। तो ये भैया सेफ प्रेगनेंसी करवाने आई है भैया। बेनिफिशियर्स, क्या क्या बेनिफिशियर, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, अच्छा किसके लिए बेनिफिट है, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, ऑल मदर लैक्टिंग एंड वुमेन अप टू 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी, जो जिसकी डिलीवरी हो चुकी है उसके लिए, या फिर ऑल मदर के लिए, ऑल सिक न्यूबॉर्न के लिए, जो भी बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो बीमार है तो उसके लिए भी है। बोर्ड पिलर्स ऑफ द इनिटेटिव, फ्री एंड एंटेनेटल, जिसमें क्या करना है, फ्री एंटेनेटल डिलीवरी एंड पोस्ट नेटल केयर, ये फ्री है। फ्री मैनेजमेंट ऑफ सिक इन्फेंट एंड न्यूनेट, तो इसके अंदर हमको फ्री मैनेजमेंट करना है सिक इन्फेंट का और न्यूनेट का। एश्योर डिलीवरी प्लान फॉर द हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन, तो इसमें हमको हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को देखना है, डिलीवरी प्लान करवानी है। एंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड एट ऑल लेवल ऑफ डिलीवरी पॉइंट। गाइस ये किताबों में ही अच्छे हैं, बाकी प्रॉपर इसका रूल फॉलो नहीं होता सरकार के द्वारा, ये सब बुक में पढ़ने में ही अच्छे लगते हैं।
आप कभी सरकारी हॉस्पिटल जाकर देख लेना, पता लग जाएगा आपको कितनी साफ है, कितनी सफाई है। मिशन शक्ति, मिशन शक्ति के बारे में है बैकग्राउंड। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट GOI हैज लॉन्च मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति किसने लॉन्च किया? वुमेन, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट GOI लॉन्च्ड मिशन शक्ति, इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो मतलब ये इंटीग्रेटेड कर दिया गया वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में। इट इज़ अम्ब्रेला स्कीम फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये अम्ब्रेला स्कीम के अंदर भी आती है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द 15 फाइनेंस कमीशन पीरियड 2021, 2022, 2025 से लेकर 2026। द नॉर्म ऑफ मिशन शक्ति विल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2022। मिशन शक्ति हैज 2 सब स्कीम्स, सबल एंड सामर्थ्य। मिशन शक्ति है जो 2 सब स्कीम पर काम करती है, सबल और सामर्थ्य। सबल क्या है और सामर्थ्य क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। कि सबल में इट इज़ फॉर सेफ्टी फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए है। सबल किसके लिए है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। सबल कंसिस्ट द पॉलिसी फॉलोइंग स्कीम्स: वन स्टॉप सेंटर OCS, वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन WHL, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP, नारी अदालत। अब सामर्थ्य में क्या क्या है, ये किसके लिए है? इट इज़ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के अधिकारों के लिए। संबल कंसिस्ट द फॉलोइंग स्कीम्स, तो ये संबल भी है जो कंसिस्ट करता है इसमें स्कीम में: उज्ज्वला, स्वाधार गृह वर्किंग वुमेन हॉस्टल, नेशनल क्रैच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। नोट: उज्ज्वला स्कीम एक कंप्रेसिव स्कीम्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ रेस्क्यूज। उज्ज्वला जिसको बोलते उज्ज्वला स्कीम, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। गाइस ये उजाला स्कीम है, ये उज्ज्वला नहीं, ये उजाला स्कीम है। क्योंकि उज्ज्वला स्कीम आई थी वो गैस के लिए आई थी, फ्री गैस, या फिर जो ऐसी गांव की औरतें जिनको कम मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए। आगे बढ़ेंगे गाइस, आगे आ जाएगा वो चीज़। तो जननी सुरक्षा योजना, सबसे पहले हम JSY के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये JSY क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना जिसको JSY बोलते हैं, इट इज़ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ, NHM के द्वारा आया था ये, और इसको लॉन्च किया था 12 अप्रैल 2005 में। ठीक है भाई। इसके बाद JSY आया, तो 100% सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम है, इंटीग्रेटेड केस असिस्टेंट विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। तो गाइज ये पैसे की बात कर रहा है कि इनके स्कीम के द्वारा पैसे चलाया गया कि डिलीवरी के बाद में उनको पैसा मिले। तो JSY योजना इज द आइडेंटिफाइड द हेल्थ वॉलंटियर्स नाउ द आशा, 1 आशा 1000 पॉपुलेशन पर काम करती है। इफेक्टिव लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन, गवर्नमेंट से और प्रेग्नेंट वुमेन से, दोनों से अटैच होती है आशा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, वही बात है, मैटरनल माता और बच्चा दोनों की मृत्यु दर को कम करना। टू प्रमोट इंटरस्टेशनल, उनको समझाना है भाई इंटरस्टेशनल डिलीवरी करवाओ।
अस्पताल में आके डिलीवरी कराओ, घर पे डिलीवरी मत कराओ, दाई अम्माओं से अब डिलीवरी बंद कर दो, अब तो सरकारी हॉस्पिटल में आकर ही डिलीवरी करवानी है। तो स्पेशली ये चलाए गए थे गाइस, इनके लिए चलाए गए थे ये प्रोग्राम। अब इसके बाद हम जननी सुरक्षा योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो जननी शिशु सुरक्षा, पहले जननी सुरक्षा था, अब जननी शिशु सुरक्षा कर दिया गया इसका काम। तो ये आया था 2011 में आया था गाइस, जननी शिशु सुरक्षा। JSY को तो NRHM के साथ ही JSY आ गया था, लेकिन ये जो JSSK है ये 1 जून 2011 में आया। और सबसे पहले जो हरियाणा में आया ये कहाँ से, हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा में शायद लिंगानुपात बहुत कम था, बहुत ज़्यादा था लिंगानुपात कम था गाइस। कम था क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की बहुत कमी थी, इसलिए हरियाणा से ये शुरू किया गया। यहाँ पर जो बच्चों को जल्दी मार दिया जाता था लड़की पैदा होने पर, इसलिए हरियाणा को सबसे पहले यहाँ इंटीग्रेटेड किया गया हरियाणा के अंदर। बात कर लेते हैं इसमें क्या है। इट इज़ इनिशिएटिव द प्रोवाइड कम्प्लीटली फ्री एंड कैश फ्री सर्विस एंड प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूड नॉर्मल डिलीवरी एंड सीजेरियन ऑपरेशन सिक न्यूबॉर्न अप टू 30 days after birth. The government health institutional birth rural and urban area now has been expanded cover sick. It will motivate those who still choose the delivery in their home to budget international delivery. ये गाइस ये है JSY योजना के तहत जो शायद पैसे मिलते हैं वो हैं कि मदर का पैकेज तो होता है 1400 रुपये का, अगर लड़की होती है तो 1400 रुपये, लड़का होता है तो 700 रुपये, आशा को तो वो फिक्स 600 रुपये मिलते हैं दोनों पर, और टोटल 2000 रुपये तो ये हो गया, 1300 रुपये ये हो गए टोटल। ठीक है, ये आशा का पैकेज है, ये मदर का पैकेज है। ओके गाइस, इधर कितने मिलते हैं अर्बन एरिया में, 1000 रुपये, 600 रुपये, 400 और 400 रुपये। तो भाई अर्बन एरिया में कम है इसलिए क्योंकि वो खुद ही चले जाते हैं भाई, खुद ही चले जाते हैं करवाने डिलीवरी, इसलिए। तो भाई आशा को गांव वाली आशा को ज़्यादा पैसा मिलता है गाइस, रूरल वाली को ज़्यादा मिलता है, गांव वाली को ज़्यादा मिलता है, शहर वाले को कम मिलता है। अर्बन वाले को कम मिलेगा गाइस, रूरल वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आशा पैकेज होता है 600 रुपये इन रूरल एरिया फॉर 300 रुपये NSNC कंपोनेंट एंड 300 रुपये फैसिलिटी इंटेस्टिनल डिलीवरी। हाँ गाइस वही बात हुई, ठीक है चलो बात करते हैं इसके बाद में। ये है तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है उसमें एलिमेंट क्या क्या है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी एंड फ्री सी सेक्शन, भाई सी सेक्शन भी फ्री होगा, डिलीवरी भी फ्री होगी, फ्री ड्रग मिलेगा इन कंज्यूमर आइटम मिलेगा, और फ्री में दवाइयाँ मिलेगी, फ्री में डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, ब्लड यूरिन यूसेज ये सब फ्री में होगा, फ्री डाइट ड्यूरिंग स्टे, अच्छा वहाँ जब तक 3 दिन तक रुकेगी, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 3 दिन तक, और सीजेरियन सेक्शन हुआ तो 7 दिन तक वहीं रुकेगी, तो उसको खाना भी वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री में होगी। फ्री प्रोविजन ऑफ ब्लड, अगर उसको ब्लड की रिक्वायर्ड होती है तो वो भी फ्री में मिलेगा, सरकारी अस्पताल के भाई ये सब देख लेना। एक्सपेंस ऑफ यूज़र चार्ज, ये चीज़ें तो मिलती है गाइस, ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है और मैं गया भी हूँ, देखा भी है, ये चीज़ें तो होती है। वुमेन के लिए जो ये प्रोग्राम चलाए गए हैं ये वाली तो होती है, ये तो मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व किया है वहाँ पर। फ्री प्रोविज़न ऑन ब्लड रिक्वायर, अगर ब्लड भी चाहिए होता है तो वो भी फ्री में मिलता है। होम हेल्थ इंस्टीट्यूशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, हाँ ये होम से तो आपको ले जा सकती हो,
लेकिन डिलीवरी के बाद नहीं आएगी छोड़ने। ये गलत लिख रखा है इसने गाइस। फ्री ट्रांसपोर्ट बिटवीन फैसिलिटी इन केस ऑफ रेफरल। अगर रेफरल करना हो मतलब घर ये डिलीवरी हो गई है, इसके बाद अगर घर आपको आना है तो आपको खुद को ही गाड़ी करनी पड़ेगी। मुझे बता देना अगर किसी को पता, किसी को हो, किसी के चलती हो कि फ्री ट्रांसपोर्ट घर पे के लिए। फ्री ड्रॉप कोई नहीं करेगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको पिकअप कर सकता है, ड्रॉप नहीं करेगा। फ्री ड्रॉप बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशनली टू होम आफ्टर 48 घंटे स्टे। 3 दिन बाद आप वापस जाओगे तो आपको फ्री में नहीं, गलत है ये तो साला बकवास है। इसने नंबर भी दे रखे हैं 108 इमरजेंसी 108। भाई ये करके देख लेना, कोई उठा भी ले तो आपका फ़ोन जल्दी से। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ऑफ फॉर ऑल इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन। गाइस इसमें एलिमेंटेंस क्या क्या है। 6 न्यूबॉर्न के, अगर कोई सिक है बहुत ज़्यादा तो 30 दिन के लिए क्या क्या है, फ्री ट्रीटमेंट होगा। फ्री ड्रग एंड कंज्यूमर, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री प्रोविजंस ऑफ ब्लड, फ्री ट्रांसपोर्ट,